नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास अंगिरा नगर जहांगीर बैंक के सामने आनासागर एस्केप चैनल की दीवार ढहने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश से आनासागर के आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या चरम पर है, जिसके चलते आज एस्केप चैनल की दीवार ढह गई। 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास अंगिरा नगर जहांगीर बैंक के सामने आनासागर एस्केप चैनल की दीवार ढहने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश से आनासागर के आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या चरम पर है, जिसके चलते आज एस्केप चैनल की दीवार ढह गई। वहीं बताया जा रहा है कि नगर निगम प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। वहीं साथ ही सुरक्षा कारणों के चलते व्याप्त ठेले वालों को हटाया गया ताकि कोई जनहानि न हो। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रवासियों ने बताया कि दीवार के ढहने का कारण आनासागर के एस्केप चैनल में सीवरेज लाइन डालने से दिक्कत ज्यादा पैदा हो रही है, जहां उसमें चेंबर 11 से 14 फुट के बने हुए हैं, जिनसे पानी टकरा कर आसपास की दीवारों को डैमेज करता है। वहीं दूसरी ओर दीवार के ढहने से जो पत्थर नाले में गिरे हैं, उन्हें समय रहते नगर निगम निकाल लेवे ताकि भारी बारिश से निचली बस्तियों में जलभराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। ये 9 नंबर पेट्रोल पंप से जो आनासागर की तरफ एस्केप चैनल जाती है, उसकी दीवार कुछ जल भराव ज़्यादा की स्थिति की वजह से थोड़ी डैमेज हो गई है। टूटी नहीं है, थोड़ी डैमेज हुई है। जहाँ डैमेज हुई है वहाँ उस दीवार के पास कुछ ठेले लगे हुए थे। आज नगर निगम की अतिक्रमण की टीम के द्वारा जो ठेले लगे हुए हैं दीवार के पास, जिनको खतरा हो सकता था, उन सभी को वहाँ से हटवा दिया गया है। पूरा जो एस्केप चैनल के पास की जो दीवार है, उसको जहाँ जहाँ वो ठेले खड़े थे उन सभी को वहाँ से हटवा दिया गया। सुरक्षा कारणों के लिहाज से उन सभी ठेलों को वहाँ से हटा दिया गया। ये परेशानी क्या है, ये जो आनासागर का एस्केप चैनल नाला जो है ना, इसकी आए दिन दीवार गिर रही है और दीवार पूरी पोली हो चुकी है। पानी के टक्कर जो लगती है वो सीधी दीवार पर लगती है और ये केबिनों के पीछे दबा हुआ था। कल हर महीने मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूर में दीवार गिर जाती है। अब यहाँ रात के टाइम में काफ़ी भीड़ रहती है, चाय नाश्ता करने वालों की काफ़ी भीड़ रहती है। और मैंने कल बोला भी प्रशासन को, मैंने कहा भाई ये भीड़ रहती है और कल को कोई हादसा हो गया तो लोग बाग फिर प्रशासन को परेशान करेंगे, हमारे को मुआवजा दो। तो इससे बेटर यही है कि आप इस चीज़ को पहले सतर्कता बरत के इनको केबिनों को हटवाओ ताकि यहाँ पब्लिक नहीं आए और दीवार गिरे तो कोई जनानी नहीं हो। केबिनों से लगने से रास्ता भी छोटा हो जाता है। रास्ता भी छोटा हो जाता है। ये आप आए दिन इस पर कब्जा कर लेते हैं तो ये रास्ता भी सकड़ा होता है और यहाँ काफ़ी एक्सीडेंटल केस वो हो जाता है। ये बैरीगंज चौराहा जो है, आप सुबह आकर के देखो 7-8 बजे से 10 बजे तक इतनी भीड़ रहती है, ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन कोटड़ा स्थित मेहंदीपुर बालाजी के नजदीक बुधवार को देर रात्रि तक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्रवासियों के साथ साथ गणेश भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और धर्म लाभ अर्जित किया। कोटड़ा स्थित मेहंदीपुर बालाजी के नजदीक बुधवार को देर रात्रि तक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्रवासियों के साथ साथ गणेश भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और धर्म लाभ अर्जित किया। आयोजित भजन संध्या में राम, लक्ष्मण, सीता और परम भक्त हनुमान की झांकी का नृत्य के साथ मंचन किया गया। वहीं भगवान भोलेनाथ की नृत्य करती हुई जीवंत झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की झांकी सभी के बीच चर्चा का विषय बनी रही। भजन संध्या के दौरान झांकियों के नृत्य ने भजन संध्या में एक अनोखा समा बना दिया, जहां बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों ने उत्साह और आनंद के साथ भजन संध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। आयोजित भजन संध्या के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और धर्म लाभ अर्जित किया। जानकारी देते हुए आयोजक अमन सिंह ने बताया कि पिछले 14 वर्ष से यहाँ गणपति स्थापना करते आ रहे हैं और 14 वर्षों से उनके परिवारों के द्वारा इस प्रकार की जागरण और भजन संध्या का आयोजन करवाया जाता है। उनके और उनके परिवार की गणपति बप्पा में गहरी आस्था है। वहीं आयोजक सपना कंवर ने बताया कि गणपति बप्पा के आशीर्वाद से उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, इसीलिए वह हर बार गणपति बाबा की स्थापना करके भजन संध्या का आयोजन करवाती है। देखिए, कोटरा में सुंदर नगर के अंदर गणपति जी विराजमान है परिवार के अंदर, जहां मुझे आने का सौभाग्य मिला है। आज यहां पर रात्रि का जागरण है। जिस तरह से आपको पता है कि भादमा का महीना चल रहा है और घर घर गली गली हर जगह गणेश जी की स्थापना होकर लोग अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। सनातनियों का इस तरह का जो हिंदुत्व देखने को मिलता है हमें कि लोगों की आस्था देखने को मिलती है।
चाहिए। इस आस्था को हम तो कहते हैं कि बरकरार हमेशा रखना चाहिए। ये नहीं कि गणेश जी आ गए तो हमने गणेश जी की भक्ति दिखाई और शिव जी आ गए तो हमने शिवरात्रि की भक्ति दिखाई। हमें हमेशा अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हमेशा भक्ति को दिखाते रहना चाहिए। तो यहाँ आकर जागरण में बहुत ही अच्छा लगा है। इसी प्रकार आयोजन होते रहते हैं जिससे हम लोगों में इस भक्ति का भाव जो बसता है वो उस तरह से दिखता रहना चाहिए। तो सभी पर गणेश जी की और बाबा की मेहरबानी बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। तो मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस प्रकार वो हम सबकी जन जन तक आवाज़ पहुँचाते हैं। गणेश जी की जो स्थापना है, जागरण हो रहा है, ये भी हम दूर दूर तक लोग देखते हैं। तो सभी को इस भक्ति का आनंद लेने को एक मौका मिलता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी, आप सबको गणेश जी की जो स्थापना हुई उसकी बहुत बहुत बधाई, भादमा की बहुत बहुत बधाई। जवाहर नवयुवक मंडल द्वारा जवाहर नगर के बीच चौराहा पर गणेश भगवान की स्थापना की गई, जहां बप्पा के स्थापना कार्यक्रम का आयोजन तकरीबन 8 सालों से किया जा रहा है। जवाहर नव युवक मंडल द्वारा जवाहर नगर के 20 चौराहे पर गणेश भगवान की स्थापना की गई है, जहां बप्पा के स्थापना कार्यक्रम का आयोजन तकरीबन 8 सालों से किया जा रहा है। हर साल कुछ न कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, परंतु इस बार विशेष नवाचार स्थापित करते हुए शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिन प्रसंगों व प्रकरणों का वाचन किया जाता है उनकी झांकियां भी आयोजित की जाती है। साथ ही शिव महापुराण की कथा के माध्यम से लोगों को सामाजिक सरोकार व आध्यात्मिक हित का संदेश दिया जा रहा है। जहां कथा वाचन अजमेर के उत्तम राम शास्त्री के श्रीमुख से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बप्पा की आरती जवाहर नगर के श्री विष्णु महामंदिर के पंडित भागचंद द्वारा दिन में 2 बार की जा रही है। संध्या आरती व कथा के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आप सभी को जय श्री राम। जवाहर नगर नवयुवक मंडल द्वारा जवाहर नगर में जो बीच चौराहा है वहाँ पर ये गणेश श्री गणेश जी की मूर्ति का और आरती का प्रतिदिन होता है, यह स्थापना की है और पिछले 8 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है निरंतर, और 8 दिन का रहता है और 8वें दिन विसर्जन का कार्यक्रम रहता है। प्रतिदिन हर साल कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होती हैं, कुछ साहित्यिक गतिविधि होती हैं, कुछ सांस्कृतिक गतिविधि होती है, कुछ महिलाओं के संबंध में गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन इस बार कुछ नवाचार स्थापित किया गया है नवयुवक मंडल द्वारा, और शिव पुराण की कथा प्रतिदिन संध्या के समय में ये आयोजित की जाती है। शिव पुराण कथा का जो वाचन है वो रामद्वारा अजमेर के सदगुरु श्री उत्तम राम जी शास्त्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। जवाहर नगर नवयुवक मंडल द्वारा ये स्थापना की गई है और ये 8 वर्ष है हमारे मंडल को इस कार्यक्रम को करते हुए। हर बार भजन संध्या वगैरह का कार्यक्रम करते हैं, मगर इस बार हमारे समस्त भाइयों की माताओं के द्वारा कहा था कि कुछ अलग हटके करें, तो विचार मन में यह आया कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें जो हमारी माताओं को मतलब वो करे। तो फिर ये शिव पुराण का आयोजन किया गया और इससे सभी माताओं का आशीर्वाद हमें मिला है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 4 दिवसीय जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। इसी के चलते ख्वाजा साहब की दरगाह को विशेष रोशनी से सजाया गया। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 4 दिवसीय जश्न मिलाद मनाया जाएगा। इसी के चलते ख्वाजा साहब की दरगाह को विशेष रोशनी से सजाया गया। खुदा के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न दुनिया भर में 16 सितंबर को मनाया जाएगा। यही वजह है कि अजमेर में भी आज से जश्न मिलाद शुरू हो गया। अंजुमन सैयद जादगान के कन्वीनर सैयद असलम हुसैन के अनुसार देश भर में भारी संख्या में ज़ायरीनों का अजमेर पहुंचना शुरू हो गया है। दरगाह परिसर में जश्न मिलाद का प्रोग्राम रात में किया जाएगा, जबकि चादर का जुलूस और लंगर का भी खास कार्यक्रम रहेगा। इस मौके पर पूरी दरगाह को विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम। फिर हुजूर ने मुझ नाचिस को खिदमत का मौका दिया है और ये 4 रोज़ा प्रोग्राम होता है अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से। ये प्रोग्राम का आगाज़ जो है 9 रबीउल अव्वल शरीफ से शुरू होता है। बाद मामूल आस्ताना तिलावत कराम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ होता है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद महफिल सिमा होती है, नात ख्वानी होती है, तकरीर होती है और उसके बाद तबरुक तकसीम किया जाता है। इसी तरह 10 रबीउल अव्वल को बाद मामूल आस्ताना फिर महफिल का आगाज़ होता है तिलावत कलाम पाक से। फिर इसी तरीके से महफिल सिमा होती है, नात ख्वानी होती है और तकरीर होती है और तकरीर के बाद वापस तबरुक तकसीम किया जाता है। इस तरह की सजावट की हुई दरगाह में ईद मिलाद ये भीलवाड़ा से हमने लाइट वालों को बुलवाया है और इस बार बहुत अच्छी तरीके से सजावट की गई है। और जो डेकोरेशन के लिए हमने बुलवाया है गुजरात से,
अहमदाबाद से तमाम जो भी फूल के डेकोरेशन होगा वो गुजरातियों के द्वारा किया जाएगा और ये सारा काम अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज की जानिब से होता है और मेन फंक्शन जो होता है वो 11 रबीउल अव्वल को होता है। बाद 3 बजे खिदमत के वक्त में अंजुमन की तरफ से चादर पेश होगी। बाद नमाज मगरिब एक बड़ा लंगर अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से मुकबरे के अंदर किया जाएगा। बाद मामूल आस्ताना 11 रबीउल अव्वल की रात को बाद मामूल आस्ताना तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ होगा। उसके बाद हिंदुस्तान के नात खा मशहूर नात खा मोहम्मद कासिम बड़ौदा से वो अपने नात शरीफ का नजराना पेश करेंगे। फिर महफिल सिमा होगी। तकरीर के लिए हैदराबाद के मशहूर मुकर्रिर जनाब अल हबीब हुसैनी साहब को बुलाया गया है, वो तकरीर का नजराना पेश करेंगे। उसके बाद तबरुक तकसीम किया जाएगा और 12 रबीउल अव्वल को सुबह सलातो सलाम पेश होगा। उसके बाद जुलूस के अंदर अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से एक बहुत बड़ा लंगर किया जाएगा जो तमाम आशिक ख्वाजा के लिए जुलूस में किया जाएगा। अजमेर शहर में आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां आज अजमेर शहर के पालरा निवासी ने पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने में लोन की राशि को लेकर धोखाधड़ी होने का मुकदमा दर्ज करवाया। अजमेर शहर में आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां आज अजमेर शहर के पालरा निवासी ने पुलिस लाइन स्थित साइबर पुलिस थाने में लोन की राशि को लेकर धोखाधड़ी होने का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके तहत साइबर पुलिस थाने में पीड़ित परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका क्लेम बैंक में जमा था। कुछ समय पहले अज्ञात बदमाशों द्वारा फोन कर सिम को 3G से 5G कन्वर्ट करने के लिए कहा, जहाँ पिता ने शुरुआत में तो मना कर दिया, परंतु भूलवंश OTP अज्ञात बदमाशों को बता दिए, जिसके चलते पीड़ित के खाते से FD में तकरीबन 9,87,000 रुपए की राशि का अलग अलग ऑनलाइन प्रोसेस से विड्रॉल कर लिया गया, जिसकी सूचना साइबर थाने में दी गई है, जहां सूचना मिलते ही साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। महोदय के कार्यालय से सुरेंद्र सिंह परिवादी का परिवार आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रकरण संख्या 18/24 दर्ज किया गया है। परिवार में परिवादी द्वारा ये निवेदन किया गया है कि इसके पिताजी हैं दारा सिंह जी रावत, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था पूर्व के अंदर, उसका कोई क्लेम इनके बैंक में जमा था। तो इनके पास एक दिन फ़ोन आता है और फ़ोन आके उनको ये बताया जाता है कि आपका फ़ोन जो है 3G से 5G कन्वर्ट करवाना है, अन्यथा वो 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो जिस पर उसके पिताजी ने असमर्थता व्यक्त करते हुए और कहा कि मैं आइंदा करा दूंगा, तो उन्होंने कहा कि आप हमें OTP बता दीजिए और हम आपको कर देंगे, और उन्होंने भूलवश OTP उनको दे दिया। उसके बाद में इनकी जो FD थी उसके ऊपर ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए कोई लोन हो गया है। तो परिवादी का ये कहना है कि भाई उसके साथ ये लोन लेकर के और धोखाधड़ी की गई है, तो जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान जो है श्रीमान विकास कुमार जी RPS साहब थानाधिकारी महोदय। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर संभागीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसके तहत तकरीबन 9 तरह की समस्याएं सामने आई, जिसमें से बताया जा रहा है कि 8 समस्याएं टाटा पावर से जुड़ी हैं, वहीं 1 समस्या डिस्कॉम से जुड़ी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर संभागीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसके तहत तकरीबन 9 तरह की समस्याएं सामने उभर कर आई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 8 समस्याएं टाटा पावर से जुड़ी है, वहीं 1 समस्या डिस्कॉम से जुड़ी है। जहां जन सुनवाई में टाटा पावर को निर्देश दिए गए कि जितनी भी कनेक्शन से जुड़ी समस्याएं हैं उन सभी का निराकरण तकरीबन 7 दिनों में किया जावे। जब इन समस्याओं का निराकरण हो जाए तो उपभोक्ताओं को व अधिकारियों को समय रहते सूचना देनी होगी। इस भारी बारिश में जो समस्याएं सामने आ रही है वो 3 प्रकार की है, जिसमें से पहली कनेक्शन में देरी होना, दूसरी लाइन शिफ्टिंग से जुड़ी है, वही तीसरी रिकनेक्शन से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु संभाग स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। अभी तक कुल 9 समस्याएं प्राप्त हुई है, उसमें से 8 समस्याएं टाटा पावर से रिलेटेड है और 1 डिस्कॉम से रिलेटेड है। टाटा पावर के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी समस्याएं आई हैं, जो विदिन 2 डेज हो सकती है, उनको कल तक निराकरण करें और बाकी समस्याओं का 7 दिन के अंदर निराकरण कर कंज्यूमर को भी इन्फॉर्म करेंगे और हमारे को भी इसके बारे में जानकारी। सर, अधिकतर समस्याएं किस प्रकार की आ रही है?
समस्याएं अभी 3 तरह की आई हैं, जिसमें कनेक्शन में देरी होने की समस्या है, दूसरा लाइन शिफ्टिंग से रिलेटेड है और एक रिकनेक्शन से रिलेटेड समस्या आई है। तो टाटा पावर को निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी कनेक्शंस पेंडिंग है उनको 7 से 15 दिन में जारी करने की व्यवस्था कराएं। रिकनेक्शन के बारे में दे दिया गया निर्देश के विदिन 2 आवर्स रिकनेक्शन हो जाना चाहिए। और जहां पर बिलिंग से रिलेटेड समस्या आई है उसमें इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आज ही कंज्यूमर के यहाँ पर मीटर को चेक कराकर और उसकी समस्या का निराकरण किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर लोको वर्कशॉप परिसर के मुख्य गेट पर आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने ओपीएस सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर भारत सरकार से रेलवे कर्मचारियों की मांगों पर पुनः विचार करने की मांग की। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर कारखाना समूह के द्वारा आज लोको वर्कशॉप के मुख्य द्वार पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है भारत सरकार ने इसके बीच का रास्ता बनाकर यूपीएस लागू कर दिया था, जहां आज यूपीएस में कई कमियां होने के कारण कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यूपीएस में बेसिक सैलरी से 10% राशि कटती थी, ये राशि ओपीएस के तहत मिलना बंद हो गई, जो राशि ब्याज सहित वापस दी जावे। गारंटेड पेंशन को ओपीएस की तरह 25 साल से घटाकर 20 साल वापस करे। वॉलंटरी रिटायर्ड लेने को भी अघोषित बैन कर दिया, जहां कोई भी कर्मचारी अपनी 25 साल की सेवा देने के बाद अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो पेंशन 60 साल बाद दी जाएगी, जिसे वापस बंद किया जाए। पे कमीशन में ओपीएस में पेंशन रिवाइज होने का काम होता था, जो यूपीएस में नहीं है, उसे भी लागू किया जाए। पेंशन पर आश्रित सदस्यों को भी पेंशन मिलती है, बाकी अविवाहित विकलांग पुत्र या पुत्री को पेंशन योजना के तहत लाभ नहीं मिलता है, वो लाभ भी वापस दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर 80 से 85 साल से ज्यादा वालों की पेंशन जैसे समय बढ़ता है उनकी पेंशन बढ़ती थी, वो यूपीएस के तहत बंद है, उसे भी लागू की जाए। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ कारखाना समूह के द्वारा आज लोको गेट पर विभिन्न मांगों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। हमारी जो आज विशेष ये प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य है, अभी क्या है, गवर्नमेंट में हमारी लंबे समय से एक मांग चली थी, लगभग 20 साल से हम संघर्षरत थे कि एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू की जाए, लेकिन भारत सरकार ने ओपीएस तो लागू नहीं किया, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालते हुए यूपीएस लागू किया। अब यूपीएस में भी कई तरह की जो कमी है उसको लेकर हम वापस आज संघर्ष कर रहे हैं। बात यह है कि इसमें का देखा जाए, जो यूपीएस लागू की गई है उसके अंदर कई तरह की जो हमारा जो कर्मचारी को जो पैसा कटता था 10% बेसिक प्लस डीए को मिलाकर, वह पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि उसको ब्याज सहित हमें वापस लौटाया जाए। इसके साथ साथ जो अर्घ सेवा होती है वो 25 साल कर दी गई है मैक्सिमम पेंशन के लिए, गारंटेड पेंशन के लिए। हमारी डिमांड है कि ये 25 साल से घटाकर ओपीएस की तरह 20 साल की जाए। इसके साथ साथ एक वीआरएस लेने पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी एक अघोषित बैन लगा दिया गया है। बैन कैसे लगा दिया गया है कि अगर कोई भी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद में अगर रेल सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उनको पेंशन कब मिलेगी? 60 साल की उम्र हो जाने के बाद। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर किसी ने 55 साल में अगर वीआरएस ले लिया तो क्या 5 साल वह भूखा रहेगा? इसके साथ साथ अभी जो यूपीएस लागू किया गया उसके अंदर जो भी पे कमीशन आएगा, उस पे कमीशन में किसी भी तरह से, जिस तरह से ओपीएस के अंदर पेंशन रिवाइज होने का काम होता था, वह यूपीएस में प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ साथ फैमिली पेंशन का तो प्रावधान कर दिया गया, लेकिन सिर्फ फैमिली में सिर्फ डिपेंडेंट को, जो अविवाहित पुत्री होती है या अविवाहित पुत्र होता है या विकलांग पुत्र होता है, उसको पेंशन देने का प्रावधान नहीं किया। इसके साथ साथ जब भी 80 साल 85 साल ओपीएस के अंदर जिनकी उम्र 80 साल 85 साल या
90 साल या 100 साल हो जाती थी उसके अनुसार उसकी पेंशन बढ़ जाती थी, वो भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया। तो हम भारत सरकार से इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यह आग्रह कर रहे हैं कि आप यूपीएस पे जो भी आपने सिस्टम लागू किया उसमें एक बार पुनः विचार करें। जो हमारी मांगे हैं, जिस तरह से ओपीएस के अंदर जो भी हमें सुविधा दी गई है वो आप यूपीएस में दे दीजिए। इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, आप यूपीएस रखिए, ओपीएस रखिए, कुछ भी नाम रखिए, लेकिन हमारी कर्मचारी की जो मांग है ओपीएस की तरह आप है ना ये हमारे को यूपीएस दे दीजिए। आज बहुत भारी संख्या में सभी कारखानों से और सभी पूरे अजमेर मंडल के हमारे सारे पदाधिकारी एसआई जैकब जी और जुबेर जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों से अधिक कर्मचारियों। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अजमेर में कार्यालय कार्य को अटकाने एवं प्रताड़ित करने एवं पूर्व सैनिक की दिव्यांग विवाहित बेटी को पारिवारिक पेंशन नहीं देने के चलते शिकायत के तहत राजस्थानी कल्याण अधिकारी राज्य सैनिक कल्याण कार्यालय जयपुर और जिलाधीश के नाम जिलाधीश कार्यालय अजमेर में ज्ञापन सौंपा गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अजमेर में कार्यालय कार्य को अटकाने एवं प्रताड़ित करने व पूर्व सैनिक की दिव्यांग विवाहित बेटी को पारिवारिक पेंशन नहीं देने के चलते शिकायत के तहत राजस्थानी कल्याण अधिकारी राज्य सैनिक कल्याण कार्यालय जयपुर और जिलाधीश के नाम जिलाधीश कार्यालय अजमेर में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीड़िता की ओर से बताया गया कि 3 सालों से लगातार शिकायत दी जा रही है परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां आज अधिकारियों ने बताया कि आज पूर्व सैनिक की दिव्यांग बेटी की पारिवारिक पेंशन की अर्जी को चेक किया गया है जो तकरीबन सही है। वहीं दूसरी ओर अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि अर्जी को आगे उच्च अधिकारियों को अपने रिकमेंडेशन के साथ भेजा जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि इनकी योग्यता के अनुसार पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो। हाँ, आज मेरे पास में श्रीमती रतन कंवर जो एक पूर्व सैनिक की अपाहिज बेटियां हैं वो ये शिकायत लाई थी कि उनको पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए। हमने उनसे उनके कागज़ प्राप्त किए हैं, उनको सरसरी निगाह में देख भी लिया है तो वो ठीक लग रही है। तो हम इसको शीघ्र अतिशीघ्र ऊपर के कार्यालय में भेजेंगे अपनी रिकमेंडेशन के साथ में और ये प्रयास रहेगा कि इनको एलिजिबिलिटी के मुताबिक फैमिली पेंशन प्राप्त हो। सर, पीड़िता के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं? अभी जो एक निगाह में देखने में आया, जो 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो सारे आ गए हैं। फिर भी जो पॉलिसी है इसके ऊपर, उस पॉलिसी के मुताबिक एक बार फिर से टैली करना पड़ेगा। टैली करके 99.9% तो डॉक्यूमेंट सारे मिल गए हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी ही रिकॉर्ड ऑफिस में भेज। सर, पीड़िता की एक शिकायत भी है कि वो सुन सकती नहीं है, बोल नहीं सकती है, कुछ ऐसा लगता है, तो इससे मैं क्या करना चाहिए सर? जल्दी जो उनकी ये अशक्ता है उसी की वजह से उनको ये पेंशन लागू है। अगर वो काबिल होती और बोल सुन सकती, चूँकि वो विवाहिता हैं, उनको ये पेंशन मिलती नहीं, तो उनकी अशक्ता की वजह से ही उनको पेंशन लागू है। और इसीलिए मैंने बताया आपको कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि उनको ये पेंशन प्राप्त। सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ चोरी होने का प्रकरण सामने आया, जिसके तहत बताया जा रहा है कि पीड़िता टोंक से अजमेर आ रही थी, जहां अज्ञात बदमाश पीड़ित महिला का बैग चोरी कर फरार हो गए। सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ चोरी होने का प्रकरण सामने आया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि पीड़िता टोंक से अजमेर आ रही थी, जहां वह रोडवेज बस स्टैंड प्लेटफॉर्म संख्या 3 से 4 में रुकी थी। महिला के पास 2 बैग थे, जिसमें से एक हैंडबैग में 2 सोने की अंगूठी, सोने का हार, 2 कान के झुमके, 1 जोड़ी पायल, रखड़ी सहित कुल 12,000 रुपए थे। जहां अज्ञात बदमाशों ने पीड़ित महिला का बैग चोरी करके फरार हो गए। वहीं एएसआई चांद सिंह ने बताया कि महिला सनेद्रा निवासी थी, जहां सिविल लाइन पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये महिला है मीनू राठौड़, वाइफ ऑफ भागीरथ सिंह राजावत, उम्र 25 साल, निवासी संदेड़ा पीएसपी ब्लू जिला टोंक की रहने वाली थी, जो दिनांक 10/9/24 को समय करीब 1:50 PM पर टोंक से अजमेर रोडवेज बस से आई थी, जो प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 पर उतरी। उसके पास 2 बैग थे, जिसमें एक लेडीज़ बैग था जिसमें 2 सोने की अंगूठी, गले का सोने का हार, 2 कान के झुमके, सोने की 1 रखड़ी, चांदी के 2 पायजेब व 12,000 रुपये नकद। इस लेडीज़ बैग को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया है, जिस पर कल दिनांक को थाना जहाँ पर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जाँच जारी है।
के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।